देखिए सूफी काव्य परंपरा में आगे कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। पद्मावत के बाद में अगला है अपने मधुमालती। कौन सा ग्रंथ है? मधुमालती, जिसके रचनाकार हैं मंजन, और इसका रचना काल वर्ष है 1545 ईस्वी। देखिए रचना काल अपने को जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं का याद करना, वैसे तो और भी है लेकिन सबका जरूरी नहीं है। आगे देखो इसमें क्या है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक बहुपत्नीवादी होता है, लेकिन यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। यानी कि जो अपन सूफी प्रेमाख्यान पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी सूफी प्रेमाख्यान है अधिकतर उनमें जो नायक होता है उसके दो या दो से ज्यादा पत्नियां मिलेगी आपको, एक पत्नी वाला तो शायद ही मिले आपको, तो ये उसी का अपवाद है। इसमें नायक बहुपत्नीवादी नहीं है, यानी कि जिसकी ज्यादा पत्नियां नहीं है, केवल एक ही पत्नी है इसका। और एक निष्ठ प्रेम का उदाहरण देता है वो कैसे कि इसमें कनेसर के राजकुमार मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती का एक निष्ठ प्रेम है। कनेसर का राजकुमार मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती का एक निष्ठ प्रेम, यानी कि केवल दोनों एक दूसरे से ही प्रेम करते हैं, वो प्रेम इसमें वर्णित है। इसका उदाहरण है कि नायक मनोहर प्रेमा के परिणय प्रस्ताव को ठुकराकर मधुमालती के प्रति एक निष्ठ प्रेम का परिचय देता है। प्रेमा दूसरी नायिका है, वो मनोहर के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव, अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती है, लेकिन मनोहर का पहले किसी शादी हो चुकी होती है मधुमालती से, इसलिए वो उसके प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है और अपने एकनिष्ठ प्रेम का वो परिचय देता है। ठीक है, इसमें भारतीय पुनर्जन्म की बात कही गई है, यानी कि भाई दोबारा जन्म होता है, पहले का जन्म क्या होता है, तो वो पुनर्जन्म की बात इसमें कही गई है। अगला देखिए आप, माधव नल काम कंदला, माधव नल काम कंदला, माधव नल काम कंदला, वही है लगभग तीनों ग्रंथ, लेकिन तीनों के रचनाकार अलग अलग। ठीक है, सभी कथा वही है, माधव की और काम कंदला नायिका की कथाएं हैं, लेकिन अलग अलग ने क्या क्या लिखा है। तो माधव नल काम कंदला चौपाई वाला तो लिखा है अपने कुशल लाल, कभी कल्लोल कहते हैं ना, तो कुशल लाल में। इसमें क्या है, इसमें नायक नायिका के अनेक जन्म, ये अपने को ध्यान रखना, अनेक जन्मों की कथा वर्णित है। कई सारे जन्म, भाई नायक ने एक बार जन्म ले लिया, फिर दूसरा जन्म में वो कहाँ मिले, फिर अगले जन्म में वो कैसे मिले, ये सारी कथाएं इसमें वर्णित है, अनेक जन्मों। इसकी भाषा कैसी है? ये हट गए है भाई, सब में अवधि आ रही थी ना, तो यहाँ इसकी भाषा कैसी है? अवधि, राजस्थानी। इसमें दोहा चौपाई, भाई दोहा चौपाई शैली तो सब में है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, बीच बीच में जो सोरठा छंद है उसका भी प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई शैली के अलावा सोरठा छंद का भी प्रयोग इसमें हुआ है काम कंदला चौपाई में। ठीक है, आगे देखो दूसरा है माधव नल काम कंदला, ये किसका है? आलम का। इसमें क्या है, इस प्रेमाख्यान में एक ही जन्म की कथा वर्णित है, एक ही जन्म, इसमें अनेक जन्म की है, ये अंतर है इनमें, इसमें अनेक जन्म की कथा है चौपाई वाले में, और आलम वाले में एक ही जन्म, आलम वाले में एक ही जन्म की प्रेम कथा वर्णित है। आगे देखो माधव नल काम कंदला गणपति, इसमें क्या है कि इसमें कामदेव की स्तुति की गई है, किसकी? कामदेव की, तथा यह ग्रंथ केवल दोहा छंद में लिखा गया, केवल दोहा में, तो दोहा चौपाई आ रहा था, लेकिन ये केवल दोहा छंद में लिखा गया। तो तीनों का अंतर हमें पता होना चाहिए। माधव नल काम कंदला चौपाई कुशल लाल की है, एक आलम का है, एक गणपति का। जो कुशल लाल का है उसमें अनेक जन्म, नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा वर्णित है, लेकिन जो आलम का है उसमें एक ही जन्म की कथा वर्णित है, और जो गणपति का है उसमें कामदेव की स्तुति की गई है और केवल दोहा छंद में ही लिखा गया है। ठीक है, अब याद करें यहाँ से, मधुमालती बिल्कुल सिंपल है, म से भी याद कर सकते हो आप, मंजन, मधुमालती मंजन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रचना वर्ष कितना इसका? 45। तो आपको ये ध्यान रखो, लाल मंजन की थैली कितने में आती है? 1545 ना, लाल मंजन। अब कर जब याद कर जो 1545 मंजन, मंजन और मंजनी करती कौन सी? मधुमाल, तो आप स्वयं को तो मधुमाल लेना, लाल मंजन की थैली 1545 किसे जाओ, किसे जाओ, तो याद हो जाएगा अपने को मधु 1545 की मंजन की थैली लाई। ठीक है, आगे देखिए, सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों का नायक क्या होता है? बहुपत्नीवादी, परंतु इस प्रेमाख्यान का नायक कैसा है? एक पत्नी वाला। अपवाद है ना इसका, यानी कि इसकी एक ही पत्नी है। इसमें कनेसर के राजकुमार मनोहर और महाराज की राजकुमारी मधुमालती का एक निष्ठ प्रेम वर्णित है, प्रेमा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और पुनर्जन्म की बात इसमें कहेंगे। ठीक है, देखिए सूफी काव्य परंपरा के अगले जो ग्रंथ हैं बहुत नॉर्मल हैं, इनके आपको केवल राइटर ढंग से याद कर लेने, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है।
रूप मंजरी किसने लिखी? नंददास। रूप मंजरी नंददास। क्या है इसमें 2-3 लाइनें हैं। इसमें कृष्ण व रूप मंजरी का रूप वर्णित है और इसके माध्यम से नंददास ने परकीय भाव की स्थापना की है। परकीय भाव क्या होता है भाई? जैसे कोई नायिका है, उसका विवाह हो चुका है, उसके बाद भी वो अपने पति को प्रेम न करके किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करे तो वो परकीय नारी कहलाती है। तो यहाँ पर जो रूप मंजरी, उसका विवाह हो चुका है पहले से, लेकिन वो श्री कृष्ण से प्रेम करने लग जाती है, तो ये परकीय भाव की स्थापना की गई इसमें। तो नायिका रूप मंजरी विवाहित है, शादीशुदा है, जो कृष्ण को स्वप्न में देखकर उसे पाने के लिए पारिवारिक मर्यादा को त्याग देती है। बस यही वर्णन है, इसमें आपको ध्यान रखना है। रूप मंजरी में किसका वर्णन है? कृष्ण और रूप मंजरी के रूप का वर्णन है। इसमें परकीय भाव की स्थापना की गई क्योंकि रूप मंजरी पहले से विवाहित थी। इसके पश्चात वो श्री कृष्ण को स्वप्न में देखकर उनको प्राप्त करने के लिए पारिवारिक मर्यादा को त्याग देती है। आगे देखिए, चिताय वार्ता किसकी है? नारायण दास की। चिताय वार्ता नारायण दास। इसमें क्या है? पद्मावत के अतिरिक्त यह दूसरा ग्रंथ है जिसमें राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है। यानी कि पद्मावत में तो है ही इन दोनों का, लेकिन इनके अलावा ये एक ही दूसरा ग्रंथ है, यानी कि अगला और ही ग्रंथ है जिसमें राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन मिलता है, बाकी में नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पद्मावत के अलावा ऐसा दूसरा कौन सा ग्रंथ है जिसमें राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन मिलता है? तो हम बताएंगे चिताय वार्ता, जिसके लेखक हैं नारायण दास। अगला देखिए आप, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। किसकी कथा? प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा। लेखक इसके जटमल। जन्मतावलंबी थे, अपने को नाम याद करना है, जटमल। प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा जटमल। प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा जटमल। ठीक है, इस कथा की समाप्ति यहाँ किया जाएगा। इस कथा की समाप्ति शांत रस में होती है। बस ये एक चीज ध्यान रखने पर। तो जैन मतावलंबी शांत होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव होता है उनका। हम याद कर लेंगे भाई, इसकी समाप्ति भी शांत रस से होती है। आगे देखो आप, चित्रावली। लेखक है इसके उस्मान। इसका रचनात्मक उद्देश्य क्या है? अमरता की आकांक्षा। किस सूफी काव्य या ग्रंथ का रचनात्मक उद्देश्य अमरता की आकांक्षा है? चित्रावली का। किसका? चित्रावली। अगला है अपने ज्ञानदीप। लेखक इसके शेख नबी। कवि कौन है? इसके रचनाकार शेख नबी। इसमें हिंदू धर्म की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। अगला आता है लखन सेन पद्मावती कथा। किसकी है? दामोदर कवि। लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर ने लिखी। इसे वीर कथा भी कहा जाता है। ये तो होगा पढ़ाने का काम हो गया। अब याद करते हैं, देखो थोड़ी बहुत अपन ट्रिक बना के याद करते हैं तो याद रह जाता है। तो रूप मंजरी किसका है? नंददास का। तो रूप किसका बढ़िया है? नंद का। रूप किसका बढ़िया है? तो रूपालो नंद। रूपालो नंद। नंद कृष्ण को कहते हैं, रूपाले जैसे खूबसूरत थे, तो आप याद रखेंगे रूप कौन है? नंद का। रूपाला यानी कि सुंदर कौन है? नंद। अब यहाँ इसमें आपको प्रक्रिया वगैरह दूंगा और आगे देखो आप, चिताय वार्ता के लेखक कौन है? नारायण दास। चिताय वार्ता के लेखक कौन है? नारायण दास। तो यहाँ आप चिताई और नारायण दोनों को एक साथ जोड़े किसी प्रकार से। हाँ, चीना जब्दी। अरे चीना जब्दी हो जाते हैं कई बार, चोर उच्चकी कर लेते हैं, चीना जब्दी। तो चीना, चिताय वार्ता और लेखक है नारायण दास। चीना जब्दी, चीना सबसे याद रख लो क्या आप इसको। आगे देखिए आप, इसमें राघव चेतन है। प्रेम विलास और प्रेम लता की कथा। प्रेम विलास और प्रेम लता की कथा किसकी है? जटमल की। तो प्रेम विलास और प्रेम लता कैसे याद करेंगे इसको? जटमल। हाँ हाँ, इससे भी है बिल्कुल। प्रेम विलास और प्रेम लता जटमल, यहां से भी हो जाता है यार। क्या? प्रेम प्रेम जट, प्रेम प्रेम जट या प्रेम जटिल होता है, ये भी सही है। प्रेम जटिल होता है। आगे देखो आप, इस कथा की समाप्ति शांत रस में है। चित्र उसका, चित्र उसका, तो उससे आपको याद रहेगा उस्मान। चित्र उस्मान का। आप ऐसे देख लेना, आप उस्मान का चित्र देखते आपको उससे प्रेम हो गया, ऐसे याद करना। ठीक है, आगे देखो ज्ञानदीप। जो सेब खाएगा उसमें ज्ञान रहेगा। ज्ञान से, ज्ञान से, ज्ञान दीप से, ऐसे याद करो इसको। ज्ञान दीप से, ज्ञान दीप से, ज्ञान दीप से। तो ज्ञान दीप के लेके शेख नबी।
ज्ञानदीप से, ज्ञानदीप से, ज्ञानदीप से। लखन सेन पद्मावती कथा, तो लखन में बहुत दम है, लखन में बहुत दम है, यानी कि लखन कैसा है, दमदार है। लखन कैसा है, लक्ष्मण जी थे दमदार, तो लखन सेन पद्मावती कथा दमदार लोग ही लिख सकते हैं, है ना। तो अब दोबारा देखो आप, रूप किसका, नंद का, शीना जपटी हो जाएगा, प्रेम, प्रेम जट यानी कि प्रेम जटिल होता है, चित्र उस्मान का, और लखन सॉरी ज्ञानदीप से, ज्ञानदीप से, और लखन से पद्मावती दामोदर, दमदार होता है ना, ऐसे याद करेंगे। देखिए आगे सूफी प्रेमाख्यान की कुछ और कृतियां हैं। प्रेम वर्णन लिखा किसने, शेख नजीर ने, उधर ज्ञानदीप शेख नबी, और प्रेम का वर्णन करेगा नजीर, है ना, वर्णन नजीर ने किया। यह हिंदी का अंतिम प्रेमाख्यान माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदी का अंतिम प्रेमाख्यान कौन सा है, प्रेम वर्णन, जो कि शेख नजीर ने लिखा था, और प्रथम की पूछे तो मुल्ला दाऊद का चंदा है, ठीक है। हंस जवासिर के रचयिता है कासिम साहब, तो हंस को क्या हो गई, कासिम हो गई। इंद्रावती के कौन है, नूर मोहम्मद, तो इंदिरा को क्या मिला, नूर मिला, इंदिरा को क्या मिला, नूर मिला। आगे देखिए आप, अनुराग बांसुरी किसकी है, नूर मोहम्मद, तो इंदिरा को नूर मिला, और अनुराग ने क्या, नूर ने क्या बजाई, बांसुरी बजाई। अनुराग मतलब प्रेम, तो प्रेम से बांसुरी किसने बजाई, नूर मोहम्मद ने बजाई, ठीक है। ढोला मारू रा दुआ, ये कौशल लाभ की, ढोला मारू दुआ कौशल लाभ। आगे देखिए कि हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की है, जान कवि। हिंदी में सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान किसने लिखे, जान, तो आपको पता है वो जान, जानू, जानू शब्द आता है ना, तो भाई जो ज्यादा प्यार करता है वही लिखेगा ज्यादा, तो सर्वाधिक प्रेम के आख्यान किसने लिखे, जान कवि ने लिखे। तो जान शब्द को सभी जानते, JAAN, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, जान, हाँ, तो आप इससे ध्यान रखेंगे ना, जान कवि ने सबसे ज्यादा प्रेम आख्यानों की रचना की है। जान कवि कहाँ के थे, फतेहपुर शेखावाटी के थे। इनकी कृतियों की संख्या टोटल 78, उसमें से लव स्टोरी कितनी है, 29। प्रेम आख्यान क्या होता है, लव स्टोरी होती है, कितने हैं, 29। इन्होंने देखो लैला मजनू, लैला ने कहा था जो मजनू से, है ना, गाना आता है नहीं, तो लैला मजनू की जो कथा है वो फारसी में लिखी गई है, उसका इन्होंने क्या किया है, हिंदी अनुवाद किया है। क्या किया है राकेश, क्या किया है, लैला मजनू आता है, राकेश तो मुस्कुरा दोबारा देखो, प्रेम वर्णन शेख नजीर, हंस जवासी तो क्या हो गए, काशी तो कासिम साहब, इंदिरा में क्या है, नूर, इंद्रावती नूर मोहम्मद, और अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद। ढोला मारा दुआ कौशल लाभ। सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रेमाख्यान किसने लिखे, जान कवि ने लिखे। कहाँ के थे ये, फतेहपुर शेखावाटी के रहने वाले थे। इनकी कुल कृतियों की संख्या कितनी है, 78 की, कितनी, तो ताकि जान में 78 मन गया जा करना, कोरोना में गलती से ले गया था ना, तो ध्यान रखा 78 ले गया था ताकि मैं आई जा। इन्होंने जानने क्या किया, जो लैला मजनू जो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, उनकी जो कथा थी फारसी में, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया है। तो ये अपने जो सूफी काव्य परंपरा की जो मुख्य रचना और रचनाकार थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सूफी काव्य धारा की विशेषताएं देखिए, प्रमुख विशेषताएं अपने को इस प्रकार याद करनी है। ये बिंदु आपको रट लीजिए, बस विशेषताएं खत्म। सारा डिटेल जानकर क्या करना है, क्वेश्चन तो यही से आना है। आ जाएगी कौन सी विशेषता नहीं है, क्या ये विशेषताएं किस काव्य धारा की, तो हमें ये याद होना चाहिए। और आपने सारे प्रेमाख्यान लिखे, सूफी का मतलब आप ध्यान रखें, प्रेम ही ध्यान रखें आप, सूफी काव्य यानी कि प्रेम काव्य है, उससे संबंधित चीजें इसकी विशेषताएं हो जाएगी। जैसे देखिए आप, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये मसनवी शैली के ऊपर है, मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है सूफी काव्य में। तो मसनवी शैली, और इसमें कौन से कवि हैं, सब मुस्लिम कवि हैं, शेख नजीर वगैरह अपने देखिए, लगभग सारे कौन से कवि, मलिक मोहम्मद जायसी है ना, मंजन वगैरह, कुतुबन, ये सब उस्मान वगैरह, ये सब कौन से कवि हैं, मुस्लिम कवि हैं। और मसे याद रखेंगे, मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है, मुस्लिम कवि और मसनवी शैली दोनों किसकी विशेषताएं हैं, सूफी काव्य। सूफी का मतलब प्रेम काव्य की, प्रेम आख्यान काव्य की। आगे देखिए आप, नामकरण का आधार सब में नायिका रखा है। देखिए पद्मावती के नाम पर ही रखा। उधर देख लीजिए मधुमालती के नाम पर रखा।
और कौन सी वो चित्रावली के नाम पर रखा, और हंसावली के नाम पर लिखा। यानी कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए सूफी काव्यधारा में, उनका नामकरण का आधार क्या रखा है? नायिका। नामकरण का आधार नायिका, यानी नायिका के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है। ठीक है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। लौकिक प्रेम जैसे कि राणा रतनसेन और पद्मावती के प्रेम का प्रसंग है, लेकिन उसके माध्यम से आत्मा परमात्मा का वहां पर वर्णन किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा है कि रतनसेन तो आत्मा का प्रतीक है यहाँ पर, और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। यानी कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना इसमें की गई है। किस काव्य में? सूफी काव्य में। किस काव्य में? सूफी काव्य। कथानक रूढ़ियों का निर्वहन। रूढ़ियों पर आधारित है सभी का कथानक। सभी में वही स्टोरी, कोई या तो परियों के माध्यम से मिलेगा, या फिर सपना में देकर प्यार हो जाएगा, यानी कि प्रथम दर्शन करने, यानी किसी प्रकार से अलग अलग सभी में रूढ़ी वही है, वही सभी में प्रेम कथाओं का वर्णन है। फिर वो उसको ढूंढने जाएगा, जंगलों में ढूंढने जाएगा, पहाड़ों में ढूंढने जाएगा, वो उसको मिलेगी किसी के माध्यम से, फिर बीच में राक्षस या कोई आ जाएगा, कोई चमत्कारी शक्ति आ जाएगी तो उसके रोड़ा डालेगी। ये सारी चीजें यानी कि रूढ़ियों का निर्माण है। ठीक है। आगे देखो, लोक पक्ष व लोक संस्कृति का वर्णन। लोक पक्ष समाज के पक्ष का, और लोक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति, इन सभी का उसमें वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। भाई जहां पर प्रेम होगा वहां श्रृंगार रस होगा। वियोग श्रृंगार भी है इसमें, संयोग श्रृंगार भी, नागमती वियोग खंड, एक नहीं, तो इसमें श्रृंगार रस की सबसे ज्यादा प्रधानता है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का, खंडन मंडन की प्रवृत्ति तो कहा थी संत काव्यधारा में, और यहाँ पर उसका क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। प्रेम तत्व का निरूपण, ये सिंपल है। प्रबंध की प्रधानता, प्रबंध ज्यादा लिखे गए इसमें। ठीक है। अवधि भाषा, सभी में अवधि मिलेगी आपको लगभग, और कौन सी शैली? दोहा चौपाई शैली। अवधि भाषा और दोहा चौपाई शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। ये कौन से काव्य की विशेषताएं हुई? अपने सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। दोबारा देखो एक बार, मुस्लिम व मसनवी शैली का प्रयोग मिलेगा। नामकरण का आधार नायिका। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। कथानक रूढ़ियों का निर्वहन। लोक पक्ष व लोक संस्कृति का वर्णन। श्रृंगार रस की प्रधानता। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव। प्रेम तत्व का निरूपण। प्रबंध की प्रधानता। भाषा, अवधि, शैली, दोहा चौपाई। ये लो अपने आज भक्ति काल भी कंप्लीट हो गया।